आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। एनडीए में सीटों की तकसीम का रस्मी ऐलान कर दिया गया। जेडीयू के हिस्से में 122 सीटें आई हैं, जबकि बीजेपी 121 सीटों पर इंतखाबी मैदान में उतरेगी। पेश एक रिपोर्ट। एनडीए में सीटों की तकसीम का रस्मी ऐलान। बीजेपी 121 सीटों पर लड़ेगी इंतखाबात। जेडीयू के हिस्से में आई 122 सीटें। एचएएम को जेडीयू के हिस्से से 7 सीट। वीआईपी को बीजेपी अपने कोटे से देगी सीट। कई दिनों की सियासी उठापटक के बाद आखिरकार आज एनडीए में सीटों की तकसीम का रस्मी ऐलान हो ही गया। बीजेपी 121 सीटों पर इंतखाबात लड़ेगी, जबकि जेडीयू के हिस्से में 122 सीटें आई हैं। जीतनराम मांझी की पार्टी एचएएम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जेडीयू के हिस्से से 7 सीट, जबकि वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी को बीजेपी अपने कोटे से सीट देगी। सीटों की तकसीम का ऐलान करते हुए नीतीश कुमार ने सबके साथ मिलकर काम करने का अहद किया। जनता दल यू है, उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतनराम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगी। और जहां तक दोनों के बीच में कंस्टिट्यूएंसी का सवाल है, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र किनके जिम्मे है, उसका भी निर्णय हो चुका है। और मैं समझता हूं कि आज वो 122 और 121 तो है, तो बता दें लोगों को, या ऐसे ही आप रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दिया जाएगा ये पूरे तौर पर कि इनके जिम्मे कौन सी सीट है। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है और इसके बाद भी आगे मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे। इस मौके पर बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश कुमार को लीडर तस्लीम करेगा। बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। कल सरकार निश्चित बनेगी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार को जो अपना नेता स्वीकार करके काम करेगा वही एनडीए के अंदर, बिहार के अंदर हिस्सा होगा। और अविनाश जी तो केंद्र में मंत्री हैं ही, वो केंद्र में मंत्री अस्वस्थ हैं वो। और जैसा भी कहा डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कि अगर वो स्वस्थ होते तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। अब मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ये ऐसा गठबंधन है और आज का संबंध नहीं है। 96 से लेकर आज तक बीच के कुछ 2-3 वर्षों के कार्यकाल को छोड़ दें, इतना लंबा अनुभव और कार्यकाल हम लोग का रहा है, तो कोई इफ एंड बट नहीं है। इस तरह जेडीयू और बीजेपी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद के ताल्लुक से इशारा दे दिया गया कि नीतीश कुमार की क़यादत पर इत्तेहाद में कोई गलतफहमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नीतीश कुमार और चिराग के बीच लफ्जी जंग के दौरान बीजेपी ने चिराग पासवान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि नीतीश की क़यादत तस्लीम करने वाले ही इत्तेहाद का हिस्सा रहें, क्योंकि एनडीए का सारा काम नीतीश कुमार की क़यादत में हो रहा है। बिहार में एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के गठबंधन में सारी बातें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रही हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर स्वीकार करती है और एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर प्रयास करेगी और नीतीश कुमार जी 3/4 से ज़्यादा बहुमत के साथ
पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए में बिहार में जो नीतीश कुमार जी की का नेतृत्व स्वीकार करेंगे वही चिराग के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से एलजेपी ने स्टैंड लिया है सर, जिस तरह से एलजेपी ने स्टैंड लिया है। माननीय रामविलास जी की तबीयत खराब है, पहले भी मैंने कहा था कि वो ठीक रहते तो स्थिति बिल्कुल दूसरी होती, लेकिन जो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व को स्वीकार रहा है वही एनडीए का हिस्सा। आरजेडी के रियासती सदर जगदानंद सिंह ने बयान जारी किया है जिसमें उन लीडरों के बारे में बात की है जो अजीम इत्तेहाद से अलग हो गए हैं। जगदानंद सिंह का कहना है कि आज जितनी सीटें एनडीए की तरफ से उन्हें दी गई हैं इससे कहीं ज्यादा सीट और इज्जत हमारी पार्टी उन्हें देती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अजीम इत्तेहाद छोड़कर जाने वालों की भी इज्जत करते हैं। इशारा मुकेश सैनी और उपेंद्र कुशवाहा की जानिब था। जो हमसे अलग हुए हम लोगों ने उनका सम्मान प्रकट किया था उनके प्रति। मांझी जी चले गए, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग नहीं, चले गए। आप ही लोग के द्वारा हम लोग को 5, 6, 7 सीट की बात हो रही है, इससे तो हम लोग अधिक देते हैं, लेकिन जिन लोगों ने असम्मानित किया वहाँ लोग जाना सम्मान का विषय मान रहे हैं, और जहाँ सम्मान लोगों ने पाए वहाँ असम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम लोग किसी भी दल, किसी भी समूह, किसी के प्रति हम लोग असम्मान प्रकट कर ही नहीं सकते। आरजेडी में टिकटों की तकसीम में अकरबा परवरी का इल्जाम लग रहा है। इस मर्तबा जो टिकट दिए जा रहे हैं या दिए जाने वाले हैं, इनमें रामगढ़ से सुधाकर सिंह जो आरजेडी के रियासती सदर जगदानंद सिंह के बेटे हैं, वहीं ओबरा से ऋषि सिंह जो कांति सिंह के बेटे हैं, इसके अलावा शाहपुर से राहुल तिवारी हैं जो शिवानंद तिवारी के बेटे हैं, जबकि जमुई से विजय प्रकाश जो जयप्रकाश यादव के भाई हैं, तारापुर से विद्या प्रकाश जो जयप्रकाश यादव की बेटी हैं, जबकि नवादा से विभा देवी राजवल्लभ यादव की अहलिया हैं, संदेश असेंबली हल्के से करण देवी अरुण यादव की अहलिया हैं, जो दिनारा से विजय मंडल कांति सिंह के देवर हैं, जबकि जहानाबाद असेंबली हल्के से सुदय यादव मनरिका यादव के बेटे हैं। इसके अलावा भी कई और नाम सामने आए हैं जो अकरबा परवरी की मिसाल है। हर जगह परिवारवाद है। हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि आरजेडी के परिवारवाद पर नजर लोगों की जाती है, लेकिन जीतन मांझी का टिकट देख लीजिए, समधिन तक को टिकट दिया है उन्होंने, दामाद को दिया ही है, समधिन को भी दिया है। आप जो है भारतीय जनता पार्टी के भी टिकट को आप देखिएगा, बड़े नेताओं के बेटा को एकोमोडेट किया गया है, और भारतीय राजनीति में लंबे समय से ये चल रहा है। अब देखिए, अनुग्रह बाबू बिहार के बहुत बड़े नेता थे, बाद में उनके सत्येंद्र बाबू ने उनकी विरासत जो है संभाली। इस तरह से कई उदाहरण आपको मिल जाएगा। आरजेडी इन्हीं लोगों के साथ काम करने वाली संस्था है, ये पार्टी ही इन्हीं लोगों की है, तो वो उससे दूर कैसे हटेंगे? उन पर दबाव रहता है, बहुत बड़ा खेल रहता है, तो निश्चित रूप से मजबूरी कहिए या उनकी लाचारी कहिए, और सबसे बड़ी बात है कि मानसिकता ही वही है। जिसका नींव ही परिवारवाद पर शुरू हुआ है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को तो टिकट मिलेगा ही। लालू यादव के पूरा परिवार हावी था, अब नेताओं के परिवार को ही मिल रहा है। अब यहाँ तक कि बलात्कारियों को परिवार को टिकट मिल रहा है। बलात्कारियों से नया बिहार बनाने का सपना देखने तेजस्वी यादव जी बिहार के 12 करोड़ जनता बखूबी समझ रही है। ऐसे लोगों को करारा जवाब मिलेगा। मकामा के सीना जोर लीडर अनंत सिंह इस मरतबा आरजेडी के संबल पर इंतखाब लड़ेंगे। बताया जाता है कि अनंत सिंह कल दोपहर 12 बजे नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगे। अनंत सिंह फिलहाल मकामा से आज़ाद रुकन असम्बली हैं और बीवर जेल में बंद हैं। अनंत सिंह पर कई मुजरिमाना मामले दर्ज हैं। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को बैड एलिमेंट बताते हुए कहा था कि वो कभी अनंत सिंह को पार्टी में नहीं लेंगे, लेकिन सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं। बिहार में इलेक्शन की वजह से सियासी घमासान मचा हुआ है। टिकट नहीं मिलने के बाद आरजेडी के बागी लीडर जितेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। बख्तियारपुर असेंबली हल्के से टिकट न मिलने पर जितेंद्र यादव ने आरजेडी में टिकट को बेचने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बेलौस कारकुनों की पार्टी में कोई कदर नहीं है। जितेंद्र यादव ने तेजस्वी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया।
और आज हम लोग भी इसी पार्टी में लगे हुए हैं। अपने पूरे दिन पूरे रात हमेशा एक संघर्ष करके हम लोग इस पार्टी में क्या मैं चुनाव तेजस्वी यादव के विरोध में लड़ूंगा। अभी पार्टी क्लियर नहीं है कि मैं किस पार्टी से लड़ूंगा। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में पर्चे नामजदगी दाखिल करने में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कारकुनों की भीड़ लगी हुई थी। वहीं बिहार कांग्रेस के इंचार्ज शक्ति सिंह गोयल के खिलाफ पटना में नारेबाजी हुई। सीईसी चेयरमैन मुकुल वासनिक के चैम्बर के पास बिहार के कुछ कारकुनों ने बिहार के लीडरों के खिलाफ नारेबाजी की। मैं बहुत आहत हूँ। प्रभारी जी मुझे रोज मिले, मेरी बातें उनसे होते रही, वो मुझे आश्वासन देते रहे। परसों तक भी मुझे आश्वासन दिया गया था कि निवेदिता जी अगर टिकारी विधानसभा आएगा तो वहाँ के आप दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं और आपको वहाँ सीट दिया जाएगा। आखिर कल रात तक 9 बजे तक जब निवेदिता सिंह का नाम चल रहा था तो 11 बजे रात में ऐसा क्या हो गया? किस परिस्थिति में पार्टी ने टिकारी से अशोक गगन को टिकट दे दिया? उधर पटना में भी टिकारी के कांग्रेस कारकुनों ने हंगामा किया। बाहरी को उम्मीदवार बनाने के खिलाफ मकामी लीडरों ने हंगामा किया। कारकुनान लगातार मदन मोहन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और उम्मीदवार को नहीं बदले जाने पर इज्तिमाई इस्तीफे का ऐलान कर दिया। टिकारी 231 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवारी जो हुआ है, जो अभी आ रहा है समाचार में कि वहां से कोई बाहरी व्यक्ति, कोई अशोक गगन को उम्मीदवार बनाया गया है, जिनका कोई अता पता नहीं था। ये वीरेंद्र सिंह गोयल राठौर हैं और ये मदन मोहन झा हैं। इन लोगों ने मिली भगत से एक साजिश के तहत इन लोग गलत तरीके से इन लोग उम्मीदवार का चयन किए हैं, जिसका कोई अता पता नहीं है, कोई आधार नहीं है, जिसका कोई वहाँ वजूद नहीं होगा। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात में उर्दू का मामला भी उठाया जा रहा है, क्योंकि उर्दू को लाजमी मजमून से हटाए जाने के अलावा उर्दू इदारों के तहलील के सिलसिले में मौजूदा हुकूमत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जेडीयू का कहना है कि उर्दू के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। उर्दू को लाजमी मजमून से हटाने का मामला, उर्दू इदारों की तहलील के सिलसिले में भी हुकूमत पर सवाल, उर्दू के साथ इंसाफ होगा कि नहीं, जेडीयू ने उर्दू के साथ इंसाफ का किया दावा, आरजेडी ने हुकूमत पर की सख्त नुक्ताचीनी। असेंबली इंतखाबात में उर्दू का मामला भी जोरों से उठाया जा रहा है। उर्दू को लाजमी मजमून से हटाए जाने और उर्दू इदारों की तहलील को लेकर नीतीश हुकूमत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुहिब्बान उर्दू की नाराजगी को देखते हुए जेडीयू ने वादे किया है कि उर्दू के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। जेडीयू के मुताबिक इंतखाबात के बाद इस मसले को फौरी तौर पर हल कर लिया जाएगा। जितने भी अक़लियती इदारे हैं, चाहे मदारिस हों या स्कूल हों या अक़लियती टीचर्स हों, उर्दू टीचर्स हों, सबों के लिए हमारे वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार की बड़ी अच्छी राय है। हम दर्दाना रवैया रखते हैं। ये उर्दू के मुतालिक अभी जो बातें आई, ये महकमा तालीम की थोड़ी सी गलत फैसले का ये नतीजा है कि आज वो हमारी पार्टी को या हमारे लोगों को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये आचार संहिता लग गया है। अब तक ये मसला हल हो गया होता, लेकिन आचार संहिता के बाद हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है। सरकार बनेगी, ये जो भी परेशानियां हैं ये फौरन ख़त्म होगी। नीतीश कुमार के संज्ञान में है, वो इस चीज़ को जान रहे हैं। इसके पहले वो नहीं जान रहे हैं। जब बातें सामने आई कि वो शिक्षा विभाग से थोड़ी सी टेक्निकल गड़बड़ी हुई है, इस बिना पे उनको ये मालूम हुआ है, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह कर इसको दुरुस्त नहीं किया गया है। जैसे ही सरकार बनेगी इसको जो है सो ठीक कर लिया जाएगा। मुसलमानों को या जितने भी मदारिस वाले हैं या उर्दू टीचर हैं, इन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल दुरुस्त होगा इंशाल्लाह। दूसरी जानिब आरजेडी ने जेडीयू के बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि जब मौका था तो मौजूदा हुकूमत उर्दू के साथ इंसाफ नहीं कर सकी और अब इंतखाबात के वक्त जेडीयू झूठा दावा कर रही है। आरजेडी का कहना है कि आवाम अब नीतीश कुमार को दोबारा मौका नहीं देंगे।
तक उर्दू का सवाल है तो नीतीश हुकूमत ने अपने 15 साल के टेन्योर में उर्दू का को जबा किया और चुनाव जब आया तो ये सब्ज बाग दिखा रहे हैं उर्दूदान क्लास को कि हम जब सरकार में आएंगे तो उर्दू के मसले को हल करेंगे। मसला आपने पैदा किया, 15 साल में आपसे हल नहीं हुआ, तब तो आप पैदा करते रहे। कल होकर जब आप जीत कर आइएगा तब न हल कीजिएगा तो मुसलमानों को और उर्दूदां तबके को नीतीश जी सब्ज बाग दिखाना छोड़ दें। उनके इस साजिश को, उनके इस दिमागी खुराफात को उर्दू के बाबत पूरी आवाम जान चुकी है, इसलिए वो अपना भी वक्त ख़राब न करें उर्दू के बाबत सब्ज बाग दिखाकर। इस तरह इंतखाबी मौसम में उर्दू के हक में काम करने की हुक्मरान जमात और अपोजिशन की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन क्या वाकई इंतखाबात के बाद उर्दू का मसला हल होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अक्सर सियासत में रिश्तेदारियां पीछे छूट जाती हैं। जी हाँ, भोजपुर के संदेश असेंबली हलके से आरजेडी के अरुण यादव रुकन असेंबली हैं, जो इस्मत रिजी के इल्जाम के बाद से फरार हैं। आरजेडी ने उनकी बीवी को उम्मीदवार बनाया, ताहम उनके मुकाबले में जेडीयू ने अरुण यादव के बड़े भाई विजेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया। मुकाबले में अपने भाई की बीवी के खिलाफ उतरने पर विजेंद्र यादव ने कहा कि सियासत में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। विजेंद्र यादव से बात की हमारे नुमाइंदे अमृतराज ने। विधानसभा क्षेत्र से विजेंद्र यादव किस्मत आजमाएंगे। जेडीयू का इन्हें सिंबल मिल गया है, चेहरे पे खुशी, गर्दन में माला, लेकिन लड़ाई परिवार से ही है, तो कितना टफ हो गया? परिवार से मतलब हम तो काम करने वाले, दे दो ना यार, हम तो काम करने वाले हैं। हम 10 वर्ष काम करके दिखाए हैं। लोगों में हमारे आने से काफ़ी उत्साह है कि विधायक जी आए हैं, इस बार काफ़ी काम करेंगे। और हमने रोड, बिजली, 3 गो पावर सब स्टेशन बनाए थे अपने राज्य में। और विकास की बात तो चलिए, विकास की बात तो हो गया, मान लिया, लेकिन आप ही के छोटे भाई की पत्नी से आपका लड़ाई होगी, उससे कोई राजनीति में परिवार थोड़ा ही किसी का होता है। दल होता है, एनडीए इधर है, उधर यूपीए है, तो इधर एनडीए का लहर चलेगा। महागठबंधन के विरोध में पूरा एनडीए जीतेगा शाहबाद में। संदेश की लड़ाई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि विजेंद्र यादव के छोटे भाई की पत्नी उनके खिलाफ मोर्चा संभालेंगी, तो जाहिर सी बात है मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। कैमरामैन आशीष के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। सीतामढ़ी के गन्ना किसानों का तकरीबन 120 करोड़ रुपए रागी चीनी मिल पर बकाया है और मिल बंद होने की कगार पर है। किसानों ने कई बार एहतजाज भी किया, लेकिन रुपए नहीं मिले। किसानों को इस बात की भी फिक्र है कि खेतों में जो फसल लगी है इसका क्या होगा। चीनी मिल से वाबस्ता करीब 50,000 किसान इस बार इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। रीगा चीनी मिल किसानों के लिए, किसानों की आमदनी का एक प्रमुख जरिया था, लेकिन विगत 3-4 वर्षों से रीगा चीनी मिल के मालिक ओम प्रकाश धानुका और यहाँ के जो सीएमडी होते हैं, उन्होंने लगभग किसानों का 100 करोड़ से ज्यादा रुपया अभी तक हड़प करके रखा है। 3-4 वर्षों से रीगा चीनी मिल किसानों के बकाए पैसे का भुगतान सिर्फ इस बिंदु पर नहीं कर रही है कि हमारा बिहार सरकार के यहाँ करोड़ों रुपया अनुदान का बकाया है। इस बार अगर भुगतान नहीं हुआ तो एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा। हम लोगों को भुगतान चाहिए और स्थिति ये है कि जो बकाया है वो तो मिल नहीं रहा है। दूसरा केसीसी वाला मैटर है, वो केसीसी के मैटर में लोन मिलना मुश्किल है। तो इस परिस्थिति में हम लोग का चुनावी मुद्दा होगा। जब सरकार हम लोगों को मदद नहीं कर रही है तो इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी जमातें जहां अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं, वहीं पूर्णिया में लोग अपने उम्मीदवारों के नामों को जानने के लिए काफ़ी पुरजोश हैं। मौजूदा सियासी माहौल पर कुछ वोटरों से हमारे नुमाइंदे ने बात की। चुनाव है और आने वाला चुनाव अभी टिकट की गड़बड़ा, टिकट भी गड़बड़ा नहीं हुआ है। अब टिकट का फाइनल हो जाएगा तब लोग मैदान में उतरेगा। टिकट का कंफर्म नहीं हो जाएगा तो हम लोग भी उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं कि जेडीयू है कि बीजेपी है। जब तक टिकट का कंफर्म नहीं होगा तब तक हम लोग के लिए भी बड़ा मुश्किल। कोरोना के बीच लोग कैसे अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे, इस मकसद के लिए मुंगेर में एक नकली वोटिंग सेंटर बनाया गया।
सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क से लैस इस बूथ में आप वोटिंग से पहले वोट देने का तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। कोरोना के दौर में वोटिंग के अमल की तशहीर के लिए मुंगेर में इस तरह के 6 नकली वोटिंग मराकज़ बनाए गए हैं, जहां कोरोना से बचने के लिए जिस्मानी दूरी पर अमल करते हुए हक़ रायदही के इस्तेमाल का पूरा तरीका बताया जा रहा है। के रूप में हर जगह पर एक मॉडल बूथ बनाकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें सभी बूथों पर एक हेल्प डेस्क रहेगा, जहाँ पर हमारे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के लोग, ICDS डिपार्टमेंट के कर्मी रहेंगे जो वोटर्स का थर्मल स्कैनिंग करेंगे। किशनगंज से असदुद्दीन अवैसी की पार्टी MIM के रुकन असम्बली कमरुल हुदा पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले में FIR दर्ज की गई है। कमरुल हुदा ने बगैर इजाज़त शहर के पचमपाली मोहल्ले में जलसे से खिताब किया। SDO से मिली जानकारी के मुताबिक इजाज़त नहीं ली। इसके अलावा कोरोना के प्रोटोकॉल को भी तोड़ा। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कोई परमिशन नहीं दिया था सक्षम प्राधिकार से, और ना ही परमिशन के साथ साथ आप उस बैठक की वीडियो फुटेज देखें तो उसमें कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है, जिसमें कोई भी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है। जब 70 लोग 60 लोग एक जगह इकट्ठा बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, उसमें कोई भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है। पूर्णिया में RJD के साबिक रुकन असम्बली शक्ति मलिक के कत्ल पर सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने सीधे तेजस्वी से जवाब मांगा है, तो वहीं RJD ने हुकूमत से ही सवाल पूछ लिया। इस बीच पूर्णिया पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले का असर इंतखाबात पर पड़ना भी माना जा रहा है। तेजस्वी यादव पे है, तेज प्रताप पे है, अनिल साधु पे है, काले पासवान पे है, मनोज पासवान पे और सुनीता देवी। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? और टिकट के लिए लड़ाई हो रहा था। परिजनों के द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना दी गई है, तो उसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की गई है और फर्दर हम लोग इन्वेस्टिगेशन के क्रम में साक्ष्य एकत्रित करेंगे। तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी से सवाल पूछता हूं। आप सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आपके अपने घर के अंदर दलित नेता जो आपके थे, जो आपके पार्टी के थे, आपने उनकी हत्या करवाई और यह पूरा विषय आप ही के पार्टी के नेता की पत्नी ने FIR के रूप में दर्ज कराया है। 221-17-222 इस फोन के माध्यम से सत्ता प्रतिष्ठान बिहार के, और मैं सीधे तौर पे कहता हूं, इस तरह के जघन्य अपराध बिना यहां बैठे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के संलिप्तता और सहमति के बगैर संभव। पटना की ट्रांसजेंडर मोनिका दास को इलेक्शन में प्रिसाइडिंग अफसर बनाया गया है। मुल्क में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को ये ओहदा मिला है। ट्रांसजेंडर तबके को समाज के असल धारे से जोड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन ने यह पहल की है। मोनिका दास कैनरा बैंक में ऑफिसर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है। मेरे साथ मोनिका दास मौजूद है। मोनिका दास, मैं बता दूं कि जो है वो पटना विश्वविद्यालय से लॉ की स्टूडेंट रह चुकी, लॉ ग्रेजुएट है। साथ में एक सौंदर्य कंपटीशन, पटना में एक सौंदर्य कंपटीशन में इन्हें फेस ऑफ पटना का भी अवार्ड मिल चुका है, इसमें भी वो जीत चुकी हैं। मैं और मेरी जितनी ट्रांसजेंडर समूह के लोग हैं, वो लोग सभी बहुत ही ज़्यादा खुश है कि इस बार ऐसा तो होगा कम से कम कि हाँ मैं हम लोग वो लोग वोट देने जाएंगी तो कम से कम उनके कम्युनिटी का कोई प्रतिनिधित्व उस बूथ में उनको मौजूद मिलेगा। अच्छा मोनिका जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, ऐसे में उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मतलब आपकी कम्युनिटी मतलब ट्रांसजेंडर को एक अलग से नज़रिया से देखते हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? हाँ, मेरा एक सिंपल सा मैसेज है कि हम लोग कोई बाहर से, हम लोग एलियन, हम लोगों में से कोई एलियन नहीं होते हैं, हम लोग इसी दुनिया के हैं और हम लोगों को अगर सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं, इज्जत के भूखे होते हैं, अगर वो मिल जाए तो हम लोग अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं और प्रूफ कर। बिहार असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां जारी हैं। लीडरान राय दहंदगान को रागिब करने के नित नए तरीके अपना रहे हैं। लीडरों की फरमाइश पर प्लेबैक सिंगर से लेकर कंपोजर तक चुनावी गानों की रिकॉर्डिंग में भिड़ गए हैं। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। फिर से नीतीश कुमार चाहिए, गीतों से चुनावी जंग, कुमार चाहिए, हत्या लूट नहीं। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है।
पटना के तमाम म्यूजिक स्टूडियो भी काफी मसरूफ भी हो गए हैं। लीडरों की फरमाइश पर प्लेबैक सिंगर से लेकर कंपोजर तक दिन रात नए चुनावी गानों की रिकॉर्डिंग में मसरूफ हो गए हैं। कुछ लीडर देहाती जबान में चुनावी गीतों की डिमांड कर रहे हैं, तो कोई उम्मीदवार मारूफ नगमों की नकल पर चुनावी पैरोडी बनाने की फरमाइश करते नजर आ रहे हैं। बिहारियों की शान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। और सबकी डिमांड पूरी करने के लिए इन फनकारों को कड़ी मेहनत तो करना ही पड़ रही है। सरकार चाहिए, फिर से नीतीश कुमार चाहिए, फिर से सरकार चाहिए। वैसे तो सालों भर हम लोग गाते रहते हैं एज अ सिंगर, लेकिन इलेक्शन का माहौल कुछ और ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला होता है और इंतजार रहता है कि चलो इस बार इलेक्शन में मेरा सबसे ज़्यादा गाना बजेगा और उम्मीद पूरी भी होती है। बिहार में